नमस्कार मित्रों, इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्ट 6 पर हम पहुंच चुके हैं और अब तक हमने बहुत विस्तार से टॉपिकों पर चर्चा की है। इसलिए यदि हमने प्रत्येक टॉपिक को विस्तार के साथ तैयार कर लिया तो निडर होकर के आत्मविश्वास के साथ हम इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि जो भी सवाल किया जाएगा उसका जवाब शानदार तरीके से पेश किया जाएगा। मैं बीएल मीना, आरएस टॉपर 2007, प्रज्ञान आरएस एकेडमी जयपुर से। मित्रों, इतिहास को विस्तार से समझने के बाद आज हम राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और कला संस्कृति पर एक एक टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। इस चर्चा करने से हमें नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। निडर होकर कैसे जा सकते हैं? हमें डर क्यों सताता है? भयभीत क्यों रहते हैं? यदि ज्ञान की अपूर्णता होगी, कमजोर ज्ञान को लेकर के, कम नॉलेज को लेकर के यदि इंटरव्यू में प्रवेश करेंगे तो डर सताएगा। कैसे सताएगा? बारिश हो रही है, एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। बारिश हो रही है और हमें हमारी यात्रा पूरी करनी है, लेकिन रास्ते में चलती हुई बारिश में फिसलने का डर सता रहा है। अब फिसलने का यदि डर सता रहा है तो हम लगातार पैरों की तरफ देख रहे होते हैं, पैरों की तरफ देखकर चल रहे होते हैं। जब पैरों की तरफ देखकर चलते हैं तो सामने बिजली का खंभा या कोई दीवार आ जाती है, हम उससे टकरा जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फिसलने के डर के कारण हमारी आंखें लगातार पैरों पर टिकाए रखी। डर मन पर हावी हो गया। प्री में इतना डर नहीं सताता है, मेंस में इतना डर नहीं सताता है जितना हमें इंटरव्यू में डर सताता है। इसलिए मेरे इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है, महत्वपूर्ण विशेषता जो है, वो यही है कि हम एक एक टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं सताता है। तो चलिए चलते हैं हम आज भूगोल की तरफ। तो राजस्थान का भूगोल, सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे। एक एक टॉपिक को करना है, क्योंकि सवाल अभी चेयरमैन साहब ही पूछ रहे हैं और वो पूछते समय इंटरव्यू की बॉल हमारी तरफ फेंक सकते हैं। किस प्रकार फेंक सकते हैं? आप क्या क्या तैयार करके आए हैं, आपसे क्या पूछा जाए, इस तरह का यदि सवाल हमारे सामने आ जाए तो इसका जवाब हमें क्या देना है? सर, यूं तो मैंने सभी विषय
अच्छी तरह से ही पढ़े हैं, सब पर ही मैं जवाब देने में अच्छा महसूस करूंगा या करूंगी। लेकिन राजस्थान मैंने बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है। हो सकता है जैसे ही आपने ये जवाब दिया, यहां दूसरा काउंटर सवाल, चलिए बताइए राजस्थान में आपसे इतिहास पर पूछा जाए या ज्योग्राफी पर या इकोनॉमिक्स पर। तो ऐसी स्थिति में मित्रों हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सामाजिक, धार्मिक, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था और समसामयिक पूरा ही तैयार करके जाना है। तो ज्योग्राफी को उठाते हैं। पहला टॉपिक, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, पूरा नक्शा कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है। दूसरा टॉपिक, राजस्थान की जलवायु। तीसरा टॉपिक, राजस्थान की मिट्टियां। चौथा टॉपिक, राजस्थान की अपवाह प्रणाली, नदी तंत्र। पांचवा टॉपिक, राजस्थान में वन। छठा टॉपिक, वन्य जीव अभयारण्य। सातवां टॉपिक, वन जीव अभयारण्य के साथ संरक्षण, जैव विविधता, मानव संसाधन, शक्ति संसाधन, खनिज संसाधन और कभी कभार सूखा और अकाल जब पड़ता है तो इस पर भी सवाल हो जाते हैं। तो चलते हैं भौतिक स्वरूप पर। तो सबसे पहले हमें राजस्थान के ऐतिहासिक स्वरूप से संबंधित जो पॉइंट निकल के आ सकते हैं संभावित सवालों में, उन पर चर्चा करनी है एक एक पर। जैसे जांगल प्रदेश क्या है, मत्स्य प्रदेश में क्या क्या आता है, क्या क्या आता था, मेवाड़ का भौगोलिक स्वरूप क्या है, प्राचीन समय में इसे क्या कहा जाता था, मेवाड़ का नाम मेवाड़ क्यों पड़ा, सिवी जनपद क्या था, मारवाड़ क्या है, मारवाड़ का क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश, ढूंढाड़ का प्रदेश, भौमट प्रदेश, मेवात और ऊपरमाल, मेरवाड़ा, शेखावाटी क्षेत्र, छप्पन की पहाड़ियां, गिरवा, देशहरो। ये है हमारे पुराने प्राचीन ऐतिहासिक नाम। और इनके बाद अब हमें भौतिक स्वरूप जो हमारे राजस्थान के नक्शे का है, जिसे हम पढ़ते समय 4 भागों में विभाजित करते हैं, कहीं से भी सवाल आ सकता है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप की विशेषताओं पर सवाल हो सकता है, मरुस्थल पर सवाल हो सकता है, अरावली पर सवाल हो सकता है। अरावली के सवाल तो आप ये मान के चलें कि होता ही रहता है। अब वो कैसे होता है, अरावली की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, अरावली से राजस्थान को क्या क्या लाभ है, अरावली से राजस्थान को क्या क्या हानियां हैं, अरावली पर कौन कौन से दुर्ग हैं, अरावली पर कौन कौन से मंदिर हैं, शिखरों के बारे में सवाल हो सकता है, उनकी ऊंचाई के बारे में सवाल हो सकता है। अर्थात ये मान के चलें कि अरावली का सवाल हमारे सामने आ जाता है। तो मित्रों, अरावली पर्वतमाला का महत्व लिखित में तैयार करना पॉइंट वाइज, क्योंकि इंटरव्यू देते समय
यदि ऐसा सवाल हमारे सामने आ जाए कि अरावली की कोई विशेषता बताइए, तो आपको बोलते समय सर नंबर 1 पॉइंट वाइज, सर नंबर 2, ये क्या होता है, सुनने में अच्छा महसूस होता है सामने वाले को, पॉइंट वाइज यदि आप जवाब देते हैं तो। अब दक्षिणी पठारी भाग, हाड़ौती का पठारी भाग, इस पर खूब सवाल हो सकते हैं। और भौतिक स्वरूप पर कहीं न कहीं से भी सवाल निकल सकता है। पठारों का, पर्वतों का, पहाड़ों की ऊंचाई का और शिखर का। भौतिक स्वरूप के अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं जलवायु पर। तो इस समय मानसून चल रहा है। निश्चित रूप से सवाल अभी थानादारी में, एसआई में बहुत सारे सवाल मानसून पर चल रहे हैं कि राजस्थान में सबसे पहले मानसून किधर से आता है, बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से। राजस्थान में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, राजस्थान में सर्वाधिक बाढ़ कहाँ आती है। और चलता हुआ सवाल वैसे भी आ जाता है कि राजस्थान में मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है, लेकिन बाड़मेर में भी बाढ़ आ गई थी, क्या कारण था। मरुस्थल में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या था। तो जलवायु के बारे में सवाल, जलवायु के साथ में सर्दियों में जो मावट होती है, कभी कभार ऐसे ही सवाल आ जाता है, मावट किसे कहते हैं। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिविल सर्विस में पूछा हुआ है, आईएएस में मेरे मित्र से पूछा गया सवाल है। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, समझाइए विस्तार से। तो जलवायु के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मिट्टियों पर तो कोई ज़्यादा सवाल बनने की गुंजाइश नहीं है। जो सवाल आगे बनता है वो सवाल है मित्रों राजस्थान की अफवाह प्रणाली का। क्यों? क्योंकि राजस्थान के जितने भी जिले हैं, सभी क्षेत्रों में हमारी अफवाह प्रणाली फैली हुई है। चलता सा सवाल वैसे ही कि कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर नदियां नहीं हैं। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो विद्यार्थी है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद वाले, तो हमेशा क्या होता है हमारे यहाँ पर राजस्थान में जब बारिश होती है तो सबसे पहले माही नदी जो है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस बार अभी तक अंतिम अगस्त का महीना चल रहा है, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, जबकि वहाँ सर्वाधिक बारिश और शुरुआत में बारिश बांसवाड़ा डूंगरपुर में ही होती है। सवाल निकल सकता है, सवाल मनोवैज्ञानिक सवाल बन सकता है। चंबल का जो सवाल है, कोटा बैराज, गांधी सागर, इन पर तो सवाल होता ही है। बनास, लूनी, चंबल, बनास और लूनी, ये राजस्थान की वो नदियां हैं जिन पर प्रत्येक विद्यार्थी से सवाल किया जा सकता है। और राजस्थान का जो वर्षा का पानी है, एक मनोवैज्ञानिक सवाल बनता है कि बताइए क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए जो वर्षा का पानी राजस्थान से बाहर बह कर के नहीं निकले।
सरकार की बहुत सारी योजना है। खेत का पानी खेत पर, मकान की छत का पानी अपने मकान के इर्द गिर्द ही, पानी वर्षा का जो पानी है वो फालतू में बह कर के नहीं खराब हो जाए। तो बहुत सारी जो योजना बन रही है सरकार की, इन पर सवाल बनते हैं। नदियों की लंबाई कभी कभार पूछ लेते हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आरएस का इंटरव्यू, आईएएस का और पीएसआई का इंटरव्यू लंबे चलते हैं और बोर्ड मेंबर्स के पास पूछते पूछते सवाल खत्म भी हो जाते हैं। इसलिए कभी कभार छोटे छोटे सवाल एक्सपर्ट के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, बंगाल की तरफ बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? चंबल में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित होती है? नदियों के अलावा झीलों पर भी सवाल हो सकते हैं। चलिए बताइए, राजस्थान में खारे पानी की झील कौन कौन सी है? अचानक ऐसा सवाल हो जाए और हमारे दिमाग से निकल जाए और हम जल्दी में सॉरी, तो सॉरी जो बोलने वाली बात है, ये तो मैं आपको पिछले सभी वीडियो में बता रहा हूं कि ऐसे सवालों पर हमें सॉरी नहीं बोलना है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि हम जानते हैं, याद है, लेकिन भूल गए हैं। और ये इंटरव्यू बोर्ड यही देखना चाहता है कि हम कहीं भुलक्कड़ तो नहीं है। एक प्रशासनिक अधिकारी के अच्छे गुण की पहचान है कि वो भुलक्कड़ नहीं होना चाहिए, तेज बुद्धि का होना चाहिए। तो ये सवाल जैसे ही आया, चलिए बताइए, राजस्थान में खारे पानी की झील कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ है, क्या क्या इनकी विशेषता है, सर्वाधिक उत्तम मात्रा में नमक कहाँ तैयार होता है और सर्वाधिक मात्रा में नमक कहाँ तैयार होता है। अभी बहुत दिन पहले सांबर की घटना घटी थी। सांबर का सवाल निकल के आ सकता है। तो नदियों के बाद झील और झीलों के बाद तालाब, तालाबों के सवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में अभी वर्षा चल रही है। हो सकता है अभी महीने तक और जारी रहे और बाढ़ भी आ सकती है, तालाब टूट भी सकते हैं, तालाब भर भी सकते हैं। इसलिए हमें अलर्ट रह करके तैयार होना है इन दिनों में। अब हमें नदियों के अलावा झील, तालाब, यहां से हम आगे चलते हैं वनों की तरफ। और राजस्थान जो है हमारा बड़ा प्रसिद्ध है पर्यटन की दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी। तो हमारे जितने भी प्रकार के वन हैं, जहां बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, विश्व के कुछ ऐसे जीव जो राजस्थान में ही पाए जाते हैं, सवाल इन पर हो सकता है। खेजड़ली की घटना हुई थी, अचानक कोई सवाल किसी को याद आ जाए और किया जा सकता है। अब वनों का जो वर्गीकरण है, इनका प्रतिशत पूछा जा सकता है। कितने प्रकार के वन होते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन हैं, छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। अब इनका जो वर्गीकरण हो रखा है, इसमें जैव विविधता और रामसर अभिसमय स्थल वाला सवाल निश्चित रूप से हम जब इंटरव्यू देते थे, बहुत ज्यादा विद्यार्थियों से होता था।
रामसर वाला सवाल, राजस्थान सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा विशेष योजनाएं जो चलाई जाती है, सामाजिक वानिकी, वन संरक्षण अधिनियम, ये करंट के सवाल हैं और ये कभी भी किसी भी मेंबर द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के सवाल हो सकते हैं, रणथंभौर पर सवाल हो सकता है, केवलादेव पर हो सकता है। अब ये जो सवाल हैं आपको मित्रों अभी इनकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है, इसलिए मैं आपको एक एक टॉपिक समझा रहा हूं, आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। अब हमें कुछ ऐसे सवाल भी हैं जैसे निषिद्ध क्षेत्र है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, बताइए कौन कौन से हैं, इन पर भी सवाल हो सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य और वन्य जीव संरक्षण, संरक्षण करंट का सवाल है, आए दिन इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद में हम आगे जब चर्चा करते हैं तो मानव संसाधन पर, शक्ति संसाधन पर और खनिज संसाधन पर हमें चर्चा करनी है। तो मित्रों, राजस्थान में खनिज एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सवाल की संभावना बनती है, क्योंकि बहुत सारा खनिज राज्य में ही होता है, 100% राज्य में होता है, अजायब घर कहलाता है। खनिज की दृष्टि से राजस्थान प्रसिद्ध भी है और खनिजों के प्रकार पूछे जा सकते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, रासायनिक खनिज, गौण खनिज। अब इन खनिजों का सवाल तो मैं आपको इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि 10 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों से तो खनिज का सवाल पूछ लिया ही जाता है यदि राजस्थान के संदर्भ में सवाल होते हैं तो हमें खनिज पर विशेष ध्यान देना है। प्रत्येक खनिज पर, क्षेत्र विशेष पर, अलवर का कोई विद्यार्थी है तो अलवर के आसपास जो खनिज हो रहा है उस पर ध्यान आकर्षित हो जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर में कौन कौन सा खनिज इस समय प्रसिद्ध है, वहां के विद्यार्थियों से सवाल हो सकता है। इसलिए खनिज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और शक्ति संसाधन जो है तो हमें क्या है कि राजस्थान में बनने वाली बिजली, बाहर से आने वाली बिजली, राजस्थान से बाहर जाने वाली बिजली और विशेषकर सौर ऊर्जा पर जो सरकार की नीतियां हैं, तो सौर ऊर्जा का टॉपिक तो हमें बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि इस समय राज्य सरकार की जितनी भी योजना है उनमें यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका में मानी जाती है। सरकार चाहती भी है कि हर व्यक्ति सौर ऊर्जा से जुड़े, इसलिए शक्ति संसाधन ऊर्जा वाला जो टॉपिक है, 5 कंपनियों वाला, कंपनियों के बारे में सवाल हो सकता है। ऊर्जा से संबंधित आए दिन आंदोलन होते हैं, बिजली से संबंधित आंदोलन होते हैं, किसान भी आंदोलन करते हैं, समय पर बिजली नहीं मिलती है, बिजली चोरी क्या है, बिजली चोरी कैसे रोकी जा सकती है, ये सवाल बन सकते हैं। इसलिए हमें खनिज वाला टॉपिक, ऊर्जा वाला टॉपिक और मानव संसाधन वाला टॉपिक, शिक्षा पर सवाल हो सकते हैं, महिला सशक्तिकरण पर सवाल हो सकते हैं,
जनसंख्या पर सवाल हो सकते हैं, जन्म दर पर, मृत्यु दर पर और लिंगानुपात पर सवाल हो सकते हैं। इनसे संबंधित जितनी भी योजना है राज्य सरकार की, इन पर भी सवाल हो सकते हैं। तो मित्रों, ज्योग्राफी के बाद अब हमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉपिकों पर चर्चा करनी है। और अर्थव्यवस्था के टॉपिकों पर चर्चा करने से पहले हम एक बार टॉपिक वाइज हमारी स्मृति में ले लेते हैं कौन कौन से टॉपिक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहले कृषि, सिंचाई परियोजनाएं, पशुपालन, प्रमुख उद्योग, पर्यटन, परिवहन, व्यापार वाणिज्य, सहकारिता, औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं और राज्य सरकार की विकास की योजनाएं, पंचायती राज और नगर निकाय। पंचायती राज और नगर निकाय आरएस के इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग तहसील वाइज पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं और बहुत सारी जगह अभी नहीं हुए हैं। नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं। हो सकता है ये दोनों ही मुद्दे, ये दोनों ही चुनाव कुछ समय बाद सुर्खियों में आ जाए और हो सकता है हमारी इंटरव्यू जब चलेगी, इंटरव्यू का जैसे ही डेट आएगी, इन दिनों में अखबारों की सुर्खियों में ये दोनों चुनाव हमारे सामने आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कृषि पर। अब कृषि से संबंधित जो सवाल हैं तो मैं आपको बताता हूं बहुत बारीकी से। कभी कभार विद्यार्थी अपनी हॉबी में भी कृषि बता देते हैं, बागवानी बता देते हैं। तो जैसे ही सवाल हो जाता है, चलिए बताइए, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, या फिर मक्का किसकी फसल है, गन्ना किसकी फसल है, मसूर, तिलहन, जौ, टमाटर, सेब, अनार आदि 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 ऐसे सवाल निकल के आते हैं किसान के बेटे के साथ ही, और हमारे दिमाग से वो निकल जाता है। अब वो क्यों निकलता है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं जिस क्षेत्र से हूं, मैं स्वयं, वहां जो खेती होती है वही तो मेरी नजर में है। अब मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहता कि कौन सी फसल कौन सी ऋतु की है, मैं वही जानता हूं जो मैं देखता हूं। तो इसको हल्के में इसलिए नहीं लेना क्योंकि जो गंगानगर में होता है वो धौलपुर में नहीं होता, जो धौलपुर में होता है वो जैसलमेर में नहीं होता, जो जैसलमेर में होता है वो अलवर में नहीं होता। तो अब हमें क्या करना है, इनकी सारणी बनानी होती है। रबी की फसल कौन कौन सी, खरीफ की फसल कौन कौन सी, जायद की फसल कौन कौन सी। इनमें से भी कोई सवाल निकल जाता है कि सर्वाधिक गन्ने कहाँ होते हैं, तिल कहाँ होते हैं, बाजरा कहाँ होता है, गेहूं कहाँ होती है, मक्का कहाँ होती है, अरहर कहाँ होती है, दाल सर्वाधिक कहाँ होती है, चने कहाँ होते हैं, जौ कहाँ होते। छोटे सवाल हैं लेकिन ये बताना हमारे लिए आवश्यक है,
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विस्तार से हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। अब कृषि में बहुत बार मंडियों में आंदोलन होते रहते हैं, सहकारिता से जुड़े हुए आंदोलन हो जाते हैं, मूल्य को लेकर आंदोलन होते हैं, खाद बीज को लेकर के आंदोलन होते रहते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों पर हमारी नजर होना जरूरी है। कृषि के बाद जैसे ही हम बात करते हैं मित्रों, तो किसकी बात आती है? सिंचाई की। और सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित हमें लिस्ट बना लेनी चाहिए, वही प्री एग्जाम की तरह, मेंस एग्जाम की तरह, और तैयार होकर ही जाना चाहिए। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, अर्थात इंटरव्यू देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। तो इंदिरा गांधी की पूरी जानकारी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पूरी जानकारी शुरू से लेकर और आज तक, कितने क्षेत्र में लिंक नहर कौन कौन सी है, वहां सम की समस्या क्या क्या है, ये बहुत छोटे छोटे सवाल भी हमें तैयार करने हैं। तो अब हम पहुंचते हैं पशुपालन पर। पशुपालन और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से बहुत बार सवाल ये हो जाए कि राजस्थान में गाय बहुत प्रकार की पाई जाती है, 4 प्रकार की नस्लों के नाम बताइए। गायों की नस्ल पूछी जा सकती है, भेड़ों की नस्ल पूछी जा सकती है, बकरियों की पूछी जा सकती है, भैंस के बारे में पूछा जा सकता है, ऊंट के बारे में पूछा जा सकता है, घोड़ों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पशुपालन का जो सवाल है, आपको जितने भी वंश हैं हमारे पशुओं के, सब पर नजर करनी है। ऊंट का सवाल हो जाता है, गाय की नस्ल, भेड़ों की नस्ल, बकरियों की, भैंस की, ये तो याद करनी है। ऊंट के बारे में अलग से स्पेशल सवाल, और घोड़ों के बारे में भी हमें सवाल का जवाब तैयार कर लेना चाहिए। अब हम पशुपालन के बाद प्रमुख उद्योग की जब बात करते हैं, तो औद्योगिक दृष्टि से हम राजस्थान हमारा पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रमुख उद्योग, हमारे राज्य के जितने भी प्रमुख उद्योग हैं, उन्हें हमें तैयार करना जरूरी है। जैसे पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दे रखा है। अब पर्यटन को हम कैसे तैयार करते हैं? हमारी कार्यशाला में संपूर्ण राजस्थान दर्शन पढ़ाया जाता है। तो प्रत्येक जिले में जो पर्यटन हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है। आपको हर जिले में, जैसे या तो आप शुरुआत कर दीजिए धौलपुर से, या फिर आप शुरुआत कर दीजिए ऊपर गंगानगर से, या फिर आप शुरुआत कर दीजिए जैसलमेर से। किस प्रकार से एक पर्यटक राज्य में 10 दिन तक घूमना चाहता है, ये सवाल ऐसे हो सकता है। बताइए, जितने भी टूरिस्ट सर्किट है और कोई यात्री यहां से अंदर प्रवेश करता है, क्या क्या देखेगा? किसी यात्री को मंदिर ही मंदिर देखने होते हैं, या किसी को मस्जिद देखनी होती है, या बावड़ियां देखनी होती है, या हवेलियां देखनी होती है, या दुर्ग देखने होते हैं। ये सवाल कौन सा सवाल है? मनोवैज्ञानिक सवाल हमें तैयार करना होता है, और ऐसे सवाल का जवाब हमें बहुत लाभ की स्थिति में ले जाता है। व्यापार वाणिज्य जो है, हम सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन करते हैं? हमारे यहां से मार्बल जो है,
करौली का जो बांसी पत्थर है, धौलपुर का पत्थर है, जोधपुर का पत्थर है, इनके सवाल होते हैं। बजरी पर बहुत ज्यादा सवाल होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रतिबंधित हैं, लेकिन बजरी का दोहन तो हो रहा है, तो माफिया विषय पर चर्चा हो सकती है। बजरी के सवाल पर हमको तैयार होके जाना चाहिए। अब सहकारिता वाला जो सवाल है, ये हमारे प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। खाद्यान्न सामग्री, राशन और सप्लाई डिपार्टमेंट जो है, यहां से हम और आगे भीतर चलते हैं तो मिलावटखोरी जो होती है, इस पर मनोवैज्ञानिक सवाल हो जाता है। क्या क्या आपकी तरफ से क्या क्या होना चाहिए? यदि आपको डीएसओ लगा दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, तो आप क्या क्या सुधार करोगे? ये सवाल हो सकता है। आपको डीटीओ लगा दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर, तो आप इसमें क्या क्या सुधार करोगे? मतलब हमारी जितनी भी आरएस की पोस्ट है, सभी पोस्ट क्या क्या काम करती है, इनके मनोवैज्ञानिक सवाल क्या बनते हैं, इनका बहुत शानदार स्पेशल वीडियो मैं आपके पास पहुंचाऊंगा, जिनमें सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे। शिक्षा से संबंधित जिस जिस जिले से डिस्ट्रिक्ट वाइज विद्यार्थी जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन, वहां का प्रतिशत, महिलाओं का अलग और पुरुषों का अलग तैयार करके जाना है हमें। जनगणना अब 2021 आने वाला है। जनगणना का जो मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है, इसलिए इस पर भी हमें नजर रखनी है। और अंत में महत्वपूर्ण बात, हमारे पंचायत विभाग पर सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रधान का चुनाव कैसे होता है, जिला प्रमुख कैसे चुना जाता है, सरपंच को शपथ कौन दिलाता है, सरपंच का वेतन क्या होता है, प्रधान को शपथ कौन दिलाता है, जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है, जिला प्रमुख को, प्रधान को, सरपंच को, वार्ड मेंबर को निलंबित कैसे किया जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया क्या, बहुत छोटे छोटे जो हम गांव के हैं और हमारे घर में से ही कोई सरपंच है, लेकिन हमसे बहुत सारे सवाल यदि पंचायती विभाग पर पूछ लिए जाते हैं तो हम उनके जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनको बारीकी से तैयार करके जाना है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, नगर पालिका और नगर निगम में अंतर, नगर निगम और नगर परिषद में अंतर, ये बहुत सारे सवाल इंटरव्यू के मुख्य सवालों में माने जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल और अर्थशास्त्र के बाद अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक जीवन पर। राजस्थान के सामाजिक जीवन में आपको ध्यान देना है जाति और जनजातियों पर। बहुत सारी हमारे यहां प्रथाएं हैं, प्रथाओं पर रोचक सवाल बन सकते हैं, रीति रिवाजों पर सवाल बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी रीतियां जन्म ले रही है और बहुत सारी रूढ़िवादी रीतियां नष्ट हो रही है स्वतः ही, अपने आप ही। देख लीजिए, आप इन दिनों में यदि कोई विवाह देखें तो वहां संख्या निश्चित है,
कहीं दाह संस्कार हो रहा है तो मां की संख्या निश्चित है। तो हमारी जितनी भी प्रथा हैं, रीति रिवाज हैं, इस कोरोना काल में स्वतः ही नई जन्म ले रही है और बहुत सारी पुरानी खत्म होती जा रही है। परिधान जो हमारे हैं, इन पर भी सवाल हो सकते हैं। आभूषण, महिलाओं से संबंधित सवाल, बहुत सारी महिलाओं से आभूषण के सवाल हो जाते हैं। हमारे पुराने जो भी आभूषण थे वो इन दिनों में प्रचलन में नहीं है, उन पर सवाल हो जाते हैं। तो महिलाएं विशेषकर आभूषणों के सवाल तैयार करके जाएं। त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहार आने वाले हैं, इसलिए मेले जो हैं, मेले और त्योहार दोनों के भी सवाल हो सकते हैं। हमारे जितने भी मेले हैं ये राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अभी प्रतिबंधित हैं। और त्योहार जो है हमारे राज्य के, जिनमें इस समय कोरोना काल में उनमें क्या परिवर्तन देखा गया है। हो सकता है इंटरव्यू का समय में नवरात्रा हो, माताजी का टाइम हो, दीपावली आ जाए, इसलिए इन पर सवाल हो सकते हैं। तो सामाजिक जीवन के बाद अब हमें चर्चा करनी है धार्मिक जीवन पर। तो धार्मिक जीवन का जो टॉपिक है हमारा, प्रमुख लोक देवता। तो जितने भी हमारे राज्य के लोक देवता हैं जो बहुत मुख्य स्थान रखते हैं, प्रमुख लोक देवता, प्रमुख लोक देवियां, प्रमुख लोक संत और प्रमुख संप्रदाय विशेष, इन पर सवाल निश्चित रूप से होते हैं। देवताओं पर जैसे रामदेव जी है, गोगा जी है, तेजा जी है, मल्लीनाथ जी हैं। देवियों पर क्षेत्र विशेष से करौली के विद्यार्थी हैं तो कैला देवी पर सवाल हो सकता है। बीकानेर के हैं तो करणी माता पर सवाल हो सकता है। अलवर के हैं, नारायणी माता पर सवाल हो सकता है। अर्थात जो जो जिला है, अलग अलग जिले से अलग अलग विद्यार्थी अपने क्षेत्र विशेष के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ये तैयारी तो हमको हमारे क्षेत्र विशेष डिस्ट्रिक्ट की पूरी ही करके जानी है। इस पर हम पहले चर्चा अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो मित्रों, अब हम पहुंचते हैं कला संस्कृति पर। अब कला संस्कृति के बारे में जो सवाल हो सकते हैं, तो आपको पहला टॉपिक हो गया प्रमुख दुर्गों का। दुर्गों की विशेषता पे सवाल हो सकता है। खास खास दुर्ग जो है, जो दुर्ग किसी न किसी घटना विशेष की वजह से प्रसिद्ध है, तो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, रणथंभौर, चित्तौड़, मेहरानगढ़, जैसलमेर, भरतपुर, इनके दुर्गों पर तो सवाल हो ही जाते हैं। दुर्गों के अलावा प्रसिद्ध महलों पर सवाल होते हैं, उनकी विशेषताओं पर सवाल हो जाते हैं। खास विशेषता क्या थी, कोई खास घटना क्या थी जो इतिहास में लोक प्रचलित घटना चलती हो, उन पर भी सवाल होते हैं। मंदिरों पर, मस्जिदों पर, प्रमुख हवेलियों पर और बहुत सारी प्रसिद्ध बावड़ियों पर भी सवाल हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ें। लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोकवाद्य यंत्र। तो बहुत सारे विद्यार्थी का हॉबी का जो टॉपिक है, बहुत सारे विद्यार्थी हॉबी लोकगीतों की रखते हैं, लोक नृत्यों की भी रखते हैं।
तो यदि किसी विद्यार्थी ने अच्छे लय में, संयोग से हो सकता है बोर्ड मेंबर, एक्सपर्ट और चेयरपर्सन साहब यही पूछ रहे, चलिए गा के सुनाइए। मेरे बहुत सारे मित्र इस समय एडीएम हैं, उनका इंटरव्यू में ज्यादा अंक आने का यही बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि उन्होंने लय और सुर के साथ इंटरव्यू कक्ष में गीत सुनाए थे। और मैं 2007 में जब प्रॉपर आरएस में आया, टॉपर्स में आया, तो मैंने भी, मेरी हॉबी में लोकगीत भरे थे और संयोग से मुझसे भी पूछा गया था। तो मैंने पद और कंदैया, मैंने कहा सर एक एक गाऊंगा, मुझे समय चाहिए। तो जब भी मित्रों कभी भी आपको कोई भी सवाल पूछा जाए इंटरव्यू में और आप उसका बहुत बेहतरीन जवाब देना चाहते हो, तो इंटरव्यू की एक महत्वपूर्ण कला है, सर मैं विस्तार से बताना चाहता हूं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो हो सकता है संयोग से आपको यस यस हाँ हाँ लीजिए। ऐसी स्थिति में आप बहुत सुर में, बहुत लय में गा करके और बोर्ड के सामने बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो लोकगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोकवाद यंत्र, इन्हें भी हमें तैयार करना है। अब चित्रकला, हस्तकला जितनी भी हैं क्षेत्र विशेष की, उन पर सवाल हो जाते हैं। संयोग से कोई विद्यार्थी जैसे जयपुर में सांगानेर का ही हो, बगरू का हो, उदयपुर में नाथद्वारा का हो, अलग अलग जहां जहां चित्रकला और हस्तकला बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान की, उन पर सवाल निश्चित रूप से हो जाता है। इसलिए अपने क्षेत्र विशेष की जितनी भी प्रसिद्ध चित्रकला, हस्तकला, ये तैयार करके जानी है। तो मित्रों, इतिहास के जब वीडियो मैं आपको दे रहा था राजस्थान के इतिहास से संबंधित, इससे पहले मेरे पास 2-3 मित्रों के फोन आए थे कि सर इतना विस्तार से तैयार कैसे करेंगे। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, एक अंक सेकंड टॉपर से आपका एक अंक यदि ज्यादा है तो आप इस बैच के फर्स्ट टॉपर माने जाते हो, और अंतिम चयनित विद्यार्थी से यदि आपका एक अंक कम है तो आप इस बैच में चयनित होने से वंचित हो जाते हो। तो 24 घंटे हमारे पास हैं, हमें किसी भी स्थिति में हर टॉपिक को तैयार करके जाना है। यह बड़ी विडंबना है, इन दिनों में बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे थे, ज्ञान देने वाले बहुत सारे जिन्होंने जिंदगी में कभी आरएस का इंटरव्यू नहीं दिया, वो ज्ञान दे रहे हैं कि इंटरव्यू पर्सनालिटी का टेस्ट है, इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप सुंदर कपड़े पहन करके और सुंदर पर्सनालिटी के साथ जाके बैठ जाओगे तो क्या अंक आ जाएंगे? किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व उसके ज्ञान से ही झलकता है,
उसकी वाणी से ही झलकता है। अंत में एक सवाल जो मेरे सामने आज आया था, कुछ विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप पे भेजा था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर, अनेकों बार इंटरव्यू के समय बोर्ड मेंबर सवाल पर सवाल करते हैं, अर्थात काउंटर पर काउंटर सवाल करते हैं, जवाब देने का अवसर ही नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? यही तो मनोवैज्ञानिक टाइम है आपके सामने। तो आपसे मैं ये कह रहा हूं, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। यदि सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपके पास सलीका है, बोलने का लहजा है, धैर्य और संयम है, सवाल को सुनते समय अच्छे आप श्रोता हैं, तो ध्यान रहे, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। तो आप की कर्तव्य मूड नहीं रहे। प्री का पूरा सिलेबस, मेंस का पूरा सिलेबस, प्रत्येक टॉपिक हमारे पास समय है, तैयार करना है, डिटेल्स में जाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और निडर होना है। और जैसे ही नॉलेज प्राप्त होती है तो अपने आप पर्सनालिटी झलक जाती है, अपने आप पर्सनालिटी बाहर आ जाती है, बोलते समय उत्सुकता बनी रहती है। यही पर्सनालिटी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।